चलिए आज हम शुरू करते हैं। गुरु ग्रह को कैसे देखा जाता है कुंडली में। और मैं जो आज आपको सूत्र बताऊंगा उसको नोट तो करेंगे ही करेंगे, समझेंगे तो साथ साथ। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नोट बनाएंगे ना उसको बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है अपने दिमाग में, दिल में। एक बार मेहनत कर लिया, सिर्फ 9-10 सूत्र बताऊंगा आपको। कुंडली किसी भी व्यक्ति की आपके सामने होगी, गुरु एकदम स्पष्ट होगा। और गुरु क्या असर दे रहा है, चाहे वो किसी भी घर में बैठा हो क्यों ना हो, आप एकदम क्लियर कट समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत होगी 9वें भाव से ही। 9वां भाव जो कि ब्रह्म स्थान है और उसका मालिक जो है गुरु है। तो एक तरह से आप जब गुरु ग्रह को देख रहे होते हैं तो 4-5 चीजें एक साथ एक इंसान के बारे में पता लगता है। सबसे पहला है तो 9वां भाव, या जब हम बृहस्पति को देख रहे होते हैं तो इंसान की हम कई चीजें एक साथ देख रहे होते हैं। सबसे पहले हम उस इंसान का भाग्य देख रहे होते हैं। भाग्य यानी किस्मत, और किस्मत से जो जो चीजें मिलती हैं वो सब चीजें हम गुरु के माध्यम से देखते हैं। इंसान की जिंदगी में धन कितना आएगा और कितने प्रेम और मोहब्बत से आएगा, मतलब बिना एफर्ट्स के आएगा, कम प्रयास करने के आएगा, ये भी हम गुरु से ही पता करते हैं। संतान का सुख, इस संसार से मिलने वाला प्यार, इस संसार से मिलने वाला रुतबा, पब्लिक डीलिंग आपकी गुरु ग्रह से ही देखी जाएगी। आपका जीवन में लाभ और आपका जीवन में दाम्पत्य सुख, ये सारी चीजें, दाम्पत्य सुख का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है पारिवारिक शांति से। मैं यह क्लियर कर दूं, ये पति पत्नी के रिलेशन की बात नहीं करेगा गुरु, बल्कि गुरु ग्रह बात करेगा पारिवारिक शांति की, कि पति पत्नी के बीच में बहुत ही शांति बनी हुई है और आपस में संबंध रेस्पेक्टफुल है, प्रगाढ़ है। ये सब चीजें गुरु ग्रह डिसाइड करता है। तो एक साथ हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, पर मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा, आप एक साथ सारी चीजें समझने की कोशिश मत कीजिएगा। जब भी आप कुंडली किसी की देखें, सबसे पहला एक या दो विषय ही उठाना है, तो उससे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। उसके बाद आप अभ्यास करते चले जाएं, अभ्यास बढ़ाते चले जाएं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब भी ज्योतिष के क्षेत्र में एक नया विद्यार्थी किसी की कुंडली देखता है, वो इतना तो समझ जाता है कुछ दिनों में कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस जगह पर बैठे हुए ग्रह को मैं बहुत अच्छा मानूं या मैं बुरा मानूं। जब वो देखता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ है, देखता है कि उस बेचारे की ना पढ़ाई हुई, ना उसको धन मिला, ना उसको अध्यात्म मिला, और संतान का सुख भी विशेष नहीं है, संतान है पर उसका कहा नहीं मानते, तो बड़ा टेंशन हो गया। फिर स्वामी रामदेव की कुंडली देखते हैं तो गुरु यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है, मान सम्मान भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, बहुत चीज नहीं मिली सिवाय संतान को छोड़ करके, बाकी गुरु के मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अगर वो पढ़ नहीं पाए पूरे अच्छे ढंग से, परंतु बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने उन्हें पीएचडी की डिग्री मानद उपाधियों से नवाजा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आएंगे कि भाई हम किसको सही समझे किसको गड़बड़ में समझे। आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आएंगी जहां पर गुरु ग्रह के बारे में लिखा होगा यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा है,
पर उसे गुरु के परिणाम नहीं मिल रहे, अच्छे गुरु के परिणाम नहीं मिल रहे। और कई जगह ये आएगा कि यहाँ पर गुरु बहुत खराब है, पर बंदा करोड़ों करोड़पति है, बंदे के पास पैसे की कोई कमी ही नहीं, वो गिनती बताता है मैं 10,000 करोड़ का आदमी हूं, मैं 20,000 करोड़ का आदमी हूं। आप हैरान हो जाते। और अक्सर अष्टम भाव का गुरु ऐसा चीजें आपके सामने लेकर के आता है। अष्टम भाव के गुरु में आपको लोग करोड़ों में खेलने वाले मिल जाएंगे। फिर आप कहेंगे ज्योतिष क्या कर रहा है? अभी तक तो हम यही सीख रहे थे कि गुरु ग्रह छठे में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए तो आदमी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर ये 8वें में जो गुरु बैठा है, करोड़पति अरबपति कैसा बना दिया। इतनी देर बाद कोई एक और कुंडली आती, उसका भी 8वें में गुरु, ना बेचारे की नौकरी टिकती है, ना बेचारे का व्यापार टिकता है। अब सच्चा कंफ्यूजन खड़ा हो गया। यार, जो किताब में लिखा था बिल्कुल ठीक लिखा था कि 8वें के गुरु का, वह जो गुरु का जो अपना कारक तो है वो नष्ट हो जाता है, वो बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। परंतु दूसरी कुंडली में ये बात क्यों नहीं आई? आज के क्लास में हम इसी चीज का निचोड़ निकालेंगे। और आज आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देखेंगे कि गुरु के कितने परिणाम आपको प्राप्त हुए और कितने नहीं हुए, वो आज आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र जो है आपने लिखना है, वो लिखना है कि गुरु के साथ किसी भी गुरु के साथ मंदे ग्रह यहाँ 3 बताए हैं, नहीं सॉरी, पाप ग्रह, मंदे ग्रह नहीं, पाप ग्रह, शनि, राहु और केतु। शनि, राहु या केतु या बुध के साथ गुरु बैठ जाए तो गुरु मंदा असर देता है। मंदे का मतलब लाल किताब में ना अ, कम रिजल्ट देने वाले ग्रह को मंदा कहा गया, स्लो। या आप ये भी कह सकते हैं कि अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाता। तो पहला सूत्र समझ में आ गया। गुरु के साथ शनि बैठा हो, गुरु के साथ राहु बैठा हो, गुरु के साथ केतु बैठा हो, गुरु के साथ बुध बैठा हो, तो गुरु मंदे असर देता है या अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाता है। ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि गुरु कब अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। यदि कुंडली में सूर्य ग्रहण बन रहा हो, अब आपने कोई कुंडली खोली और देखा कि सूर्य राहु या सूर्य केतु उसकी कुंडली में बैठे हैं, तो समझ जाना कि यहां पर गुरु भी पूरे अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। सूर्य ग्रहण हो कुंडली में या चंद्र ग्रहण हो। चंद्र ग्रहण कैसे बनता है? चंद्र और राहु एक साथ हो या चंद्र केतु एक साथ। पर लाल किताब में चंद्र और केतु के कॉम्बिनेशन को ज्यादा खराब माना है। मैं यहाँ पहले क्लियर कट समझा दूं। तो गुरु अपने अच्छे परिणाम नहीं देता। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, कुंडली में यदि मंगल नष्ट हो रहा हो, नष्ट होने का मतलब कमजोर पड़ गया हो, उसमें ताकत ना हो, जैसे मंगल चौथे भाव में बैठ जाए, मंगल 8वें भाव में बैठ जाए, या किसी पाप ग्रह के साथ फंस जाए, मंगल नष्ट हो रहा हो या मंगल बद हो। मंगल बद भी गुरु के प्रभाव को रोकता है। ये मैं आगे कराऊंगा कि मंगल बद कैसे होता है। और जिन्हें ज्यादा जानकारी चाहिए, डाउट है, तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पाठशाला में जाकर के मंगल बद के 3-4 वीडियोस हैं बड़ी डिटेल्ड में,
उनको जाकर के स्टडी कर लें। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, जब मंगल बध कराऊंगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये सूत्र आप लोगों ने लिखा कि मंगल अगर नष्ट हो रहा हो, मंगल बध हो रहा हो, तो गुरु अपने अच्छे प्रभाव नहीं देता। गुरु जी अब लेकिन मंगल तो खुद ही पाप ग्रह है ना। मैं देखिए, गुरु के 3 मित्र ग्रह हैं, अगर आपको लॉजिक समझाऊं। गुरु के 3 मित्र ग्रह हैं। परम मित्र ग्रह है इसका चंद्रमा, फिर है सूरज, और फिर है मंगल। सूरज ग्रहण में क्या हुआ? सूर्य पिट गया। तो हमारे ज्योतिष में नियम क्या है, खास करके लाल किताब में भाव से भी ज्यादा इस बात का कंसेप्ट है कि अपने मित्र ग्रह हमें मुसीबत में साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मुद्दा ये है, जैसे किसी इंसान के ऊपर पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और मुकदमा हो जाए और पुलिस पीछे लग जाए। अब उसके जो अपने खुद के मित्र हैं, वो उसका साथ देते कि नहीं देते? कोर्ट कचहरी में उसके साथ जाते कि नहीं जाते? या उसको मदद पहुंचाते नहीं पहुंचाते? अगर उसको मित्र को मदद मिल रही है, मित्रों की, उस व्यक्ति को, तो उसको इतनी बड़ी मुसीबत भी छोटी सी लगेगी, क्योंकि उसके आगे से आगे काम करने वाले मित्र फटाफट भाग भाग के उसको हेल्प कर रहे हैं। समझिए, वो मुसीबत में फंसा है। इसी तरह से लाल किताब का ये बहुत प्यारा सूत्र है, जो मेरा मानना है कि हमें ज्योतिष भी ऐसे सीखना चाहिए। हमें आपके और हमारे जीवन से, हम ज्योतिष के माध्यम से देख क्या रहे हैं? हम किसी का जीवन ही तो देख रहे हैं। और जीवन को देखने के लिए हमें जीवन की तरह ही ग्रह की भाषा को समझना होगा कि ग्रह किसी भी भाव में बैठा है। बेसिक रूप से हम एक दृष्टि में देखेंगे, कहेंगे हाँ ये भाव तो अच्छा नहीं हुआ। फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड तुरंत देखो, अगर ये ग्रह किसी कमजोर भाव में बैठ गया, क्या इसके मित्र ग्रह इसको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? और मदद कौन पहुंचाएगा? आप खुद अपनी जिंदगी में देखिएगा, मदद वो ही मित्र पहुंचाएगा जिसमें खुद में दम होगा। अब मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हो, आप 1 करोड़ का मकान खरीदने गए, पर अचानक मकान पसंद भी आ गया। अब समस्या ये हो गई कि वो पट्टा कह रहा है 1 करोड़ 10 लाख का दूंगा। अब डील को छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। आप सोचते हो मैं अपने मित्र से मांग लू 10 लाख तो गुजारा हो जाए। अब 10 लाख रुपए वही मित्र तो देगा जो करोड़ों कमाएगा। अब अगर आपके मित्र खुद बेचारे छोटी तनख्वाह पर काम करने वाले आपके मित्र हैं, वो आपकी 10 आदमी मिलके भी बच्चे मदद नहीं कर सकते, आप किन किन के पैर पकड़ोगे? पॉइंट समझ में आया? पर आपका तो मित्र, चाहे 2 ही मित्र हैं और तो करोड़ों में खेल रहे हैं। आपने एक फोन कराया, यार रजिस्ट्री करानी है, मकान है, 10 लाख का मामला है। कहता बोल कब पहुंचाने? हाँ भाई मैं दे दूंगा इतने टाइम। भाई बता कब पहुंचाने, बस इतनी बात करनी हमने। तो तुरंत मदद पहुंच गई, वो डील उसकी खराब नहीं होगी। अगर मित्र होने से भी बड़ी बात है, ऐसे मित्र जो आपके शक्तिशाली। जिंदगी में ध्यान रखो, आप जिस ग्रुप के साथ बैठते हो ना, उस ग्रुप पर बड़ी नजर रखो। वो ग्रुप कैसा है? जैसा ग्रुप होगा, जैसे उस ग्रुप की सोच होगी, ध्यान रखना, जैसे उस ग्रुप की सोच होगी ना, अगले 7 साल के बाद आप वैसे ही बनोगे। ये 7 साल का कंसेप्ट याद रख लेना। 7 इयर्स। अगर सारे पॉजिटिव थिंकर होंगे, आप भी 7 साल में पॉजिटिव थिंकर हो जाओगे। सारे अमीर होंगे, आप कुछ नहीं। आपने अमीर बनना है, 8-10 अमीर आदमियों के साथ दुआ सलाम करना शुरू कर दो, दोस्त के साथ बैठना शुरू कर दो, उनकी बातें सुननी शुरू कर दो, उनसे बतियाना शुरू कर दो। 7 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति चेंज हो जाएगी। आप हताशा, निराशावादी लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो,
आप उन्हीं लोगों जैसे बन जाओगे। आप पॉलिटिक्स के अंदर बेमतलब की डिबेट्स में घुसने वाला ग्रुप में घुस जाओ, मोदी यूं, राहुल यूं, फलाना यूं, ढिमकाना यूं, आप 7 साल बाद यही पार्क में बैठे करते नजर आओगे और जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे। जबकि ना मोदी को पता ना राहुल को पता कि आप पार्क में बैठे हो अपना समय वक्त खराब कर रहे हो, उनके लिए फ्री की मार्केटिंग कर रहे हो। तो वो अपने ग्रुप पे ध्यान रखो। इसी तरह ये लाल किताब का बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, आपके मित्र ग्रह अगर मजबूत हैं तो आपको तुरंत मदद मिलेगी। अब कंसेप्ट क्या है? गुरु मान लो किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी के कारण भी फंस गया किसी की कुंडली में, पर उसका मित्र सूर्य स्ट्रांग है, तुरंत मदद पहुंचाएगा गुरु को। चंद्रमा मजबूत है, तुरंत मदद पहुंचाएगा गुरु को। और मंगल मजबूत है तो भी मदद पहुंचाएगा गुरु को। अब मंगल नष्ट हो रहा है, हमने सूत्र में क्या कहा? यदि मंगल नष्ट हो रहा है, यदि मंगल नष्ट हो रहा है और या मंगल बद हो रहा है। मंगल बद का मतलब है कि मंगल नेक नहीं है, मंगल नेक नहीं है तो मंगल बद है। बद का मतलब बुरा है, यानी कि अपनी नेगेटिव एनर्जी उस इंसान को दे रहा है। तो ऐसे में गुरु का फल बिगड़ जाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर मदद नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आज कोई चैट में लिखना मत, क्योंकि लिखने का कोई लाभ नहीं होगा, मुझे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब अगला सूत्र लिखो। कुंडली में बृहस्पति 1, 5 या 12 में बैठे हो बृहस्पति 1, 5 या 12वें भाव में बैठे हो ये सूत्र याद रखना। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जहां पर भी ये आएगा मैं बोलूंगा पहले के भाव, तो कुंडली का खाना नंबर 1 से लेकर के 6 नंबर तक ये लाल किताब में पहले के भाव माने जाते हैं। और बाद के भाव मैं बोलूंगा तो खाना नंबर 7 से लेकर के खाना नंबर 12 तक बाद के भाव माने जाएंगे। तो यहां पर मैं स्पेशल लिखवा रहा हूं आपको, अगर खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से 5 तक गुरु ग्रह किसी की कुंडली में बैठा है या गुरु 12वें भाव में बैठा है। अब यहां पर गुरु बैठा है, पर ध्यान रखना वो गुरु खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो मजबूत होकर के सही ढंग का गुरु ग्रह बैठा है तो वहां पर बैठा गुरु सूर्य को मदद देगा और शनि को भी मदद देगा। सूर्य को मदद कैसे करेगा? यानी गवर्नमेंट के अंदर वो लोग उच्च अधिकारी बनेंगे या सरकार चलाने वाले बनेंगे, बड़े नेता बनेंगे। और शनि को मदद कैसे करेगा? शनि धन का, वैभव का, मेटेरियलिस्टिक चीजों का सबसे बड़ा प्लेनेट होता है लाल किताब के अनुसार। यानी जितनी मेटेरियलिस्टिक चीजों का सुख है वो देने की क्षमता, चाहे वो मकान है चाहे वो और अन्य चीजें हैं, वो शनि की देन होती है। तो गुरु जब शनि को मदद देगा तो शनि इन चीजों की भरमार लगा देगा आपके जीवन में। सूर्य को मदद दे रहा है तो सूर्य गवर्नमेंट, आपकी पोस्ट, आपकी पोजीशन, आपकी अथॉरिटी। तो आप समझ गए, आप समझे कि क्या मैंने लिखवाया? किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझे रिपीट पूछ लें। सर एक बार बता दीजिए वापस से। सिंपल मैंने ये एक से कहा है, एक गुरु से 5 के गुरु उसमें 1, हो 2, 3, 4, 5वें में या 12वें में बैठा हो तो वो अब सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, शनि कहीं पर भी बैठा हो, वो दोनों घरों को मदद पहुंचाने का काम करता है।
दोनों सूर्य ग्रहों को मदद पहुंचाने का काम करता है। गुरु जी सूर्य और शनि एक साथ बैठा हो तो भी मदद तब? दोनों को पहुंचाएगा, तो भी मदद दोनों को, पर गुरु खुद खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है बस। खराब गुरु फिर किसी को ढंग से मदद नहीं पहुंचा पाएगा। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब आगे लिखो इसी सूत्र के अंदर, अगर गुरु छठे से लेकर 11वें तक, क्योंकि और तो कोई भाव बचा नहीं ना, छठा भाव बचा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन भाव में बैठा हो तो केवल और केवल शनि की मदद करता है, सूरज की मदद नहीं करेगा। यानी कि वो, अगर गुरु ग्रह 6 से लेके 11 भाव में बैठा हो तो शनि को मदद पहुंचाएगा। अब शनि को मदद पहुंचाने का मतलब क्या है कि उस इंसान के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं हो, बट राज सिखाट बाट और कलम की ताकत की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे इतना मतलब ना, ये बहुत प्यारा सूत्र है, अपने ये ध्यान में रखो। 1 से 5 और 12वें भाव में गुरु सूर्य को और शनि को दोनों को मदद पहुंचाएगा। केवल छठे से लेके 11 तक हो तो केवल शनि ग्रह को मदद पहुंचाने का काम गुरु करेगा। और इसका कोई मीनिंग बाद में आपको ना भी समझ में आए तो अपन जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो भी आप समझ सकते हो, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। अब अगला सूत्र लिखो। अच्छा, मित्र तो मैंने आपको बता दिए कि चंद्रमा मित्र है, सूरज मित्र है, मंगल मित्र है। शत्रु, 3 ग्रह इसके प्रबल शत्रु हैं गुरु के, वो है राहु, बुध और शुक्र। राहु, बुध, शुक्र, ये नोट कर लो। देखो, बड़े आराम आराम से लिखो, बड़े आराम आराम से समझो। आज की डेट में ही आपको गुरु ग्रह बहुत अच्छे से देखना आ जाएगा। और जिस व्यक्ति को गुरु ग्रह देखना आ गया, ये समझ लो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 में से कुंडली के 11 भाव का फलादेश करना समझ जाओगे। बस पहली बार में हो सके समझ में ना आए कुछ सूत्र, बार बार रिपीट करोगे, बार बार दिमाग पे जोर डालोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो राहु, बुध, शुक्र, ये 3 उनके शत्रु हैं। तो शत्रु वाले खाने में राहु, बुध, शुक्र को रख लो। मित्र वाले खाने में आप चंद्र, सूरज और मंगल को रख लो। बस ये 3 ग्रह जो मित्र हैं ये मदद पहुंचाने का काम करेंगे, और राहु, बुध, शुक्र गुरु ग्रह का रास्ता रोकने का कार्य करेंगे। अब आगे सूत्र लिखो। कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12 भाव में, यानी ये 5 भाव हैं। 5 भाव हैं, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां, दिमाग में बिल्कुल बिठा लो एकदम से। राहु, बुध, शुक्र, तीनों में से कोई सा भी ग्रह इन भाव में बैठ जाए तो समझ लेना गुरु को डेंट लग गया। सबसे ज्यादा डेंट मारेगा गुरु को राहु, दूसरे नंबर पर बुध और तीसरे नंबर पर शुक्र। थोड़ा बहुत बृहस्पति गड़बड़ है तो आज के कलयुग के हिसाब किताब को देखते हुए ठीक है, पर ज्यादा गड़बड़ होने से फिर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। अगला नियम लिखो। राहु 1 से 6 में बैठा हो और बृहस्पति भी 1 से 6 में बैठा हो, राहु 1 से 6 में बैठा हो और बृहस्पति भी 1 से 6 भाव के, जब मैं 1 से 6 बोल रहा हूं इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी भाव में आ जाए, पहले के भाव से 1 से 6 भाव।
के बीच में राहु बैठा हो और इन्हीं खानों में से किसी एक भाव में बृहस्पति भी बैठा हो, तो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों का मालिक होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होगी उसको, भगवान के साथ जब वो कनेक्ट करना चाहेगा, कनेक्शन उसका बहुत जल्दी बनेगा। पर मैं हर नियम में एक चीज बता दूं, जब भी बृहस्पति की मैं बात बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, बृहस्पति मद्दा नहीं होना चाहिए। ये मत कह देना जी बृहस्पति राहु एक साथ ही बैठे हैं मेरे, बैठे तो पांचवें भाव में पर बृहस्पति राहु, क्योंकि वहां पे पहले ही मैंने बता दिया कि बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए, बृहस्पति केतु के साथ बैठ जाए, बृहस्पति बुध के साथ बैठ जाए, तो वैसे ही वो मद्दा हो जाएगा। फिर आध्यात्मिक शक्तियों की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर वो दावा कर रहा है कि मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मेरे पास, मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, मेरे अंदर दुर्गा जी आते हैं, मेरे अंदर भैरव जी आते हैं, मैं ये कर दूं, मैं समझ लेना सिवाय आडंबर के और कुछ नहीं है, सिवाय डपोर शंखी के और कुछ नहीं है, आडंबर रच रखा है। तो यहाँ पर लाल किताब का ये बड़ा प्यारा सूत्र है कि इन भावों में अगर कहीं पर भी आ जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों का मालिक होता है। और जुपिटर, बृहस्पति, यानी 7, 8, 9, 10, 11, इनमें 12, इनमें अगर बैठ जाए तो फिर माया के बंधन में होता है। ये आध्यात्मिकता का देखो, लाल किताब में आध्यात्मिकता कैसे देखते हैं, इस सूत्र को ध्यान में रखना आगे तक, कि बृहस्पति और राहु 1 से 5 के बीच में, सॉरी 1 से 6 के बीच में हो, और 7 से 12 के बीच में अगर बृहस्पति चला गया तो बृहस्पति माया के बंधन का, यानी कि वो व्यक्ति घरगृहस्थी में बंधा हुआ व्यक्ति होगा या माया के बंधन में बंधा हुआ। माया का बंधन का मतलब रुपए पैसे के कमाने के चक्कर में ही लगा रहेगा, उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना जबरदस्त नहीं हो पाएगा। जितना वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो सकता है उतना वो नहीं हो पाएगा। इस चीज के साथ ये ध्यान में रखना। अब अगला लिखो सूत्र, ये कितने नंबर के हो गए भाई, कितने लिखवा चुका मैं? 8वां नंबर था सर। 8 हो गए, 9वां लिखो, कोई बात नहीं, एक आधा आगे पीछे होता रहता है, मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ। यदि बृहस्पति के साथ मंगल बैठा हो या सूरज बैठा हो तो मामूली तांबा भी सोना बन जाता है। मामूली तांबा सोना बन जाता है, इसका मतलब क्या हो, इसको प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे। जैसे किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, गुरु और मंगल साथ बैठे हैं, मान लो उसने जमीन में कोई इन्वेस्टमेंट किया। अब जमीन ऐसी थी कि जंगल की जमीन, या ऐसी जमीन थी जहां जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कौड़ियों के दाम जमीन खरीदी और पता चला साहब 8-10 साल के अंदर वो तो कई करोड़ों की हो गई। कौड़ियों की जमीन खरीदी, करोड़ों में हो गई। कोई भी ऐसा कार्य, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कई गुना फल दे जाए, तो उसे कहा गया है लाल किताब में कि तांबा भी सोना बन जाए। तो या तो मंगल बैठा हो या सूरज बैठा हो, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गजब की कभी ना कभी परिणाम जीवन में अच्छा परिणाम दे देती है। इसी प्रकार से कुंडली में अगला नियम लिखो, राहु तीसरे भाव में या छठे भाव में बैठा हो, राहु यदि तीसरे भाव में या छठे भाव में बैठा हो तो भी बृहस्पति अच्छा हो जाता है। यानी कि अगर राहु अच्छा होगा तो बृहस्पति को भी बड़ा अच्छे, मतलब उस कुंडली में ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगला लिखें, अगर कुंडली में शनि, राहु, केतु अगर ये किसी भी कारण से मंदे हो जाए, कि शनि खराब हो गया, शनि नीच का हो गया,
शनि खुद फंस गया, शनि कमजोर हो गया, या राहु कमजोर हो गया, या केतु कमजोर हो गया, तो भी बृहस्पति के पूरे परिणाम प्राप्त नहीं होते। यानी कि बृहस्पति देखने में तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको, पर अगर ऐसी कुंडली में शनि मंदा हो जाए, राहु मंदा हो जाए, केतु इनमें से कोई भी मंदा हो गया, तो फिर बृहस्पति को जितना वैभव देना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखना, लाल किताब कहती है बृहस्पति वेल्थ के सबसे बड़े सिग्निफिकेटर प्लेनेट हैं, यानी सबसे बड़ा धन दौलत देने का जिम्मेवारी बृहस्पति ग्रह के पास है। और बृहस्पति धन के ही नहीं, बृहस्पति दो जहान के मालिक हैं, इस संसार के भी और परलोक के भी मालिक वही है। इस संसार में भी दौलत बांटने का वही काम कर रहे हैं, यानी उनके आशीर्वाद से ही हमें दौलत मिलती है। और जब हम इस संसार से विदा होंगे तो भी हमें वहां पर जो मदद मिलेगी वो गुरु ग्रह से ही मिलेगी, गुरु ग्रह के आशीर्वाद से ही प्राप्त होगी। इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ये क्यों हमारे बृहस्पति के अच्छे होने पर भी हमें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे होते हैं, ये आज आपको क्लास करने के बाद जब आप आत्म मंथन करेंगे, मनन करेंगे इन सूत्रों पर, आप अपनी ही कुंडली के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि क्या रीजन है। और जिनको नहीं भी हो रहा चिंता मत कीजिए, जैसे किसी को शनि नहीं पता, राहु नहीं पता, केतु मद्दा कैसे होगा, तो भाई जैसे आज गुरु का टॉपिक छेड़ा है, ऐसे हर ग्रह का अपन टॉपिक छेड़ेंगे, और मैं हर बार बताऊंगा कि किस ग्रह को किस कारण किस तरह से देखा जाता है। अब अगला सर सूत्र लिखो। सर एक सेकंड। कुमुद जी थोड़ी देर में, मैं अभी आ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन सेशन पे आ रहा हूँ। क्या टाइम हो गया है ये? 8:20 हो गए। हाँ मैं आऊंगा अभी क्वेश्चन सेशन। राइट राइट सर। अकेला बैठा हुआ बृहस्पति, अब देखो कितनी मजेदार बात है, अकेला बैठा हुआ बृहस्पति ज्यादा बेटर, अकेला बैठा हुआ बृहस्पति ज्यादा बेटर है। एक प्रकार से वो बुरा असर नहीं देता। अब किसी भी भाव में बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो खुद पर खुद बुरे प्रभाव नहीं देगा। वो बात अलग है कि उसका कोई रास्ता रोक ले, उसको वो पूरे रिजल्ट ना देने दे, वो रिजल्ट दे और उसके रास्ते में कोई ना कोई आ जाए। जैसे मान लीजिए बृहस्पति किसी का 12वें भाव में बैठा है, पर वहीं पर राहु सेकंड हाउस में बैठ जाए, या 5वें में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, तो बैठा तो बृहस्पति अकेला है, परंतु बृहस्पति आशीर्वाद तो पहुंचा रहा है, उसको कमाई तो दे रहा है। पर वो आदमी कहेगा जी कमाई तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत है, पर पैसा नहीं। चाहे बुध बैठ जाए, चाहे शुक्र बैठ जाए, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। और ये ध्यान रखना, बृहस्पति कभी भी नष्ट हो रहा हो, बृहस्पति कभी भी बुरी तरह फंस जाए, तो सबसे पहले वो अपना असर केतु पर दे देता है। इससे आगे मैं बताऊंगा आपको, एक कंसेप्ट आता है बलिदानी ग्रह। हर ग्रह अपना बलिदानी ग्रह रखता है कि किसका बलिदान देना मुझे, तो बृहस्पति केतु का बलिदान दे देता है, यानी कि अपना कष्ट केतु ग्रह पर ट्रांसफर कर देता है। और केतु है अपनी संतान, तो संतान को लेकर के व्यक्ति में चिंता का विषय बन जाता है। घुटनों से नीचे के जो शारीरिक हिस्से हैं, हमारी पिंडलियां हैं, हमारी टांगे हैं, हमारी पीछे की कमर से नीचे का हिस्सा है, उनमें पेन होने की शिकायत हो जाती है, बार बार ऑपरेशंस होते हैं, पेट के ऑपरेशंस होते हैं, शल्य क्रियाएं होती हैं, एक्सीडेंटल घटनाएं होने लग जाती हैं। ये सब एक पूरी की पूरी, यानी ऐसे इस सूत्र को ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप, केतु अच्छा तो जुपिटर अच्छा, जुपिटर बुरा तो केतु अपने आप बुरा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर केतु 1 से 6 भाव में बैठा हो, केतु 1 से 6 भाव में बैठा हो,
और बृहस्पति उसके बाद के भाव में बैठा हो तो बृहस्पति अपने आप मद्दासर देता है। केतु 1 से 6 भाव के में बैठा हो और बृहस्पति 7 से 12 में बैठा हो तो बृहस्पति अपने आप मंदा असर देने लग जाता है। अब कितने नियम हो गए ये? 13 सर, 13। सर 13। काफी हो गए। चलो, मैं तो सोच रहा था 9-10 ही होंगे। अब ये नियम आप आराम से याद कर लेना, बड़े आराम से, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं बृहस्पति को समझने के लिए। ठीक है, अब आप लोग हैंड रेज करें, आप लोग हैंड रेज करें जिसने भी सवाल पूछना हो। हेलो, हाँ कुमुद जी, अब बताइए। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। सर बोलिए। यदि यदि आपने बताया शनि राहु और केतु ये अच्छे जी हैं जी, तो गुरु अच्छा है, नहीं नहीं, मगर यदि गलत समझ गए, गलत समझ गए कुमुद जी। मैंने कहा अगर शनि राहु केतु ये हाँ मंदे हैं किसी भी कारण से तो हाँ गुरु जी, का जो है परिणाम पूरा और अच्छा नहीं प्राप्त होगा। ठीक ठीक सर। अगर अगर ये तीनों अच्छे हैं, अगर शनि सबसे राहु पहले केतु। पहली शर्त गुरु अच्छा होना चाहिए, और गुरु अच्छा है कुंडली में, और ऐसे में शनि भी अच्छा हो गया, राहु भी अच्छा हो गया, केतु भी अच्छा हो गया, तो गुरु फुल फ्लैश्ड आपको आशीर्वाद देता है। वरना हाँ जो भी ग्रह मद्दा फंस जाएगा उस ग्रह से रिलेटेड चीजों में कमी आएगी। जैसे शनि अगर फंस गया, शनि मद्दा हो गया, गुरु ठीक है, तो गुरु ठीक है, शनि मद्दा हो गया, तो अब ऐसे में रुपए पैसे वाला मामला गड़बड़ा जाएगा। पर केतु अच्छा है तो आदमी को अध्यात्म के अंदर तरक्की उन्नति दे देगा। अब राहु अच्छा हो गया, मान लो मंदा है, मंदा नहीं है, तो वो आदमी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, पॉलिटिक्स इनके अंदर बहुत अच्छा कामयाब हो जाएगा। पर पैसे की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि शनि मद्दा है। तो जो चीज मद्दी हो जाएगी उससे संबंधित रिजल्ट गुरु नहीं देगा उसको, मतलब उस चीज का आशीर्वाद नहीं देगा उसको। ये है ना, बड़े गहरे सर, सूत्र हैं, इनको बार बार दोहराओगे तो समझ में आए। हाँ सर यदि यदि ये तीनों ही मंदे नहीं है, स्ट्रांग हैं, जी, मगर मंगलवद है। हाँ, तो गुरु का परिणाम कुछ हद तक कम हो जाएगा, राइट कुछ हद तक, राइट सर, ज्यादा नहीं, मतलब ये समझ लो 10-20%। राइट राइट सर, थैंक यू सर। हाँ, ये क्या नाम है, हाँ उमेश जी, मुझे नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। गुरु जी, ये पहला सूत्र जो बताया था कि शनि अगर गुरु के साथ हो जाए तो गुरु मंदा हो जाता है, लेकिन शनि तो उसका शत्रु नहीं है। जी 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 जी, शनि शत्रु नहीं है, परंतु लाल किताब में वो पाप ग्रह है। और ये लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं उस पोएट्री को कहेंगे तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। पाप ग्रह या बुध ग्रह का साथ हो तो गुरु मंदासर। तो पाप ग्रह इसमें 3 है, शनि राहु केतु। हाँ। अच्छा, ये होता गुरु भी है, अगर शनि साथ होगा, गुरु के साथ शनि होगा, आपको समझा दूं, वैसे लिखा हुआ की तो बात अलग है, वैसे भी प्रैक्टिकली बता दूं, गुरु शनि जब भी साथ होंगे तो शनि ग्रह का फायदा होता है, गुरु को फायदा नहीं मिलता। शनि और शुभ हो जाता है पर गुरु कमजोर फंस जाता है। ठीक है गुरु जी। और दूसरा, इतने सारे सूत्र हैं, इनको किसी सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि कुछ कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई, तो उसका सब अभी मिक्स नहीं, हो बड़े जाएगा। आराम से निष्कर्ष में निकल जाएगा। सबसे बड़ा सूत्र तो मैंने बताया जो है वो है राहु बुध शुक्र 2 5 9 11 12 में ना बैठे। अगर ये पहली कंडीशन पार कर लेता है तो समझो गुरु आपका बहुत बढ़िया है। बाकी जो कंडीशन अप्लाई होंगी उसमें थोड़ा थोड़ा डेंट लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता। सबसे बड़ा डेंट किससे लगता है?
अगर गुरु राहु के साथ बैठ जाए, गुरु केतु के साथ बैठ जाए, तो मामला गड़बड़ा जाता है काफी कुछ, क्योंकि एकदम से वो उसके गुरु के प्रभाव को रोक के बैठ जाता है। समझे ना बात को? तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस हाँ बीच जी। बीच में करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कितना क्या रोकता है। देखिए यही प्रैक्टिस है, सूत्र काम आएंगे प्रैक्टिस में, बार 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 बार। कितना परसेंट है कितना नहीं, इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हाँ महेंद्र नाथ जी। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। जी ये गुरु राहु शनि और केतु मंदा कैसे होता है गुरु जी? मंदा कैसे कहें? हैं जी? कहाँ पे कहाँ पे रहने पे मंदा कहा जाएगा? हाँ वो तो मैं महेंद्र शनि जी अब केतु राहु। अगली क्लासों में कराऊंगा ना, कि शनि राहु केतु कैसे मंदे होंगे। वो जब अच्छा अच्छा। आज तो गुरु का नंबर आया है, फिर सूर्य का आएगा, तो अपन अब जैसे भाव कराए थे ना 1 से लेकर के जी 12 जी तक, जी जी ऐसे ही हर ग्रह को हम देखेंगे कैसे कैसे। तो जी जब जी 9 ग्रह हो जाएंगे आपको सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा ग्रह जी कहाँ पर कैसे मंदा होता है। हर जी ग्रह के रूल्स हैं, सेट रूल्स हैं, बस जी वो जी। सेट रूल। और गुरु के सबसे ज्यादा है, बाकियों के बहुत कम है ना? राहु तो ये जल्दी गुरु आप। जी, राहु गुरु जी ये दूसरे में हो और गुरु जो 7वें में हो तो? वो आप देखिए, इतने सूत्र बताए, गुरु साथ में हो तो देखो क्या होगा। पहली बात तो आप ढूंढ क्या रहे हैं उसमें, वो चीज है। अगर आप आध्यात्मिक बात ढूंढ रहे हैं तो मामला जी गड़बड़ा गया, क्योंकि गुरु जी। 7वें में आ गया। नहीं आध्यात्मिक नहीं, पद प्रतिष्ठा धन दौलत। नहीं, पद प्रतिष्ठा धन दौलत का तो अलग सूत्र है। अच्छा इससे नहीं प्रभावित होगा? हाँ, वो फिर अलग तरीके से देखा जाएगा। जी। अब गुरु के साथ शनि बैठा हो गुरु जी तो? मैंने अभी अभी बताया जस्ट, कि गुरु के साथ जब शनि बैठेगा तो शनि को फायदा हो जाएगा, शनि शुभ हो अच्छा जाएगा। हाँ शनि को बट फायदा हो गुरु जाएगा। कम, जो गुरु को फायदा नहीं होगा। जी थैंक यू गुरु जी। हाँ ये क्या नाम है, हाँ संजय जोशी जी। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे आपने कहा राहु 1 से 6 हो और गुरु 1 से 6 हो तो स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए कि पहले में 1 से 6 में गुरु हो और 7 से 12 में राहु हो, तो क्या फिर नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं सूत्र ही होगी? खत्म हो गया, वो सूत्र ही अप्लाई, कंडीशन अप्लाई नहीं हुई ना। तो अगर राहु भी अगर 1 से 6 हो और गुरु हो तो नहीं हो रहा, वो आप बता ही रहे थे। ठीक है हाँ सर, हाँ। थैंक यू। हाँ रामा खन्ना जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसा कि हमने सूत्र 7 में किया कि राहु 1 से 6 में हो और बृहस्पति भी 1 से 6 में हो तो आध्यात्मिक शक्ति का हमने देखना है, और अगले सूत्र में हमने मात्र बृहस्पति को ही देखना है, राहु को नहीं देखना, माया के लिए बोल दी कि। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट मेरी जिज्ञासा थी कि राहु आपने बोला कि तीसरे या छठे भाव में बैठा हो, जी तो जी जी। राहु छठे भाव में अगर है पर उसके साथ बुध और शुक्र हो हाँ तो कोई जी। फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, पहली बात तो राहु को खुद को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक राहु है। की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम्म। गुरु आपको नॉलेज देता है। जी हाँ जी। नॉलेज का आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उसका क्या उपयोग करते हैं, आप कितनी ज्यादा नॉलेज इकट्ठे करना चाहते हैं, आप जी अपने गुरु से कितना नॉलेज लेना चाहते हैं, ये जी। हर शिष्य पर अलग अलग डिपेंड करता है। तो राहु जिसका अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा राहु। गुरुजी आपकी सर आप आवाज म्यूट हो हाँ, गए हो। अच्छा सॉरी सॉरी, कहाँ पर था मैं, क्या बोल, क्या कहाँ से बंद हुई थी आवाज? राहु जिसका अच्छा होगा। हाँ, राहु जिसका अच्छा होगा उस व्यक्ति की समझ इतनी डेवलप होगी कि वो एक थोड़े सी बात सुन करके बहुत थोड़े समय में समझ जाएगा कि इस इंसान का क्या लेवल है, और वो फिर बिलीव करेगा और उससे पूरा पूरा लाभ उठाएगा, पूरा पूरा। अगर उसने जीवन में किसी को गुरु बना लिया तो गुरु के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं हिलता, फिर वो बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है। देखिए गुरु जब जब राहु खराब होगा आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। राहु जितना अच्छा होगा आपको स्थिर भाव बनाएगा, आप स्टेबल रहेंगे, आप पूरी लाइफ में भी स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे।
अगर राहु गड़बड़ तो लाइफ में अनस्टेबिलिटी। अगर राहु बढ़िया तो राहु जब आपका दिमाग स्थिर होगा तभी तो आप उस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। आज मैं अक्सर स्टूडेंट में देखता हूं, और आप भी लोग देखना, आज हम केपी पढ़ रहे हैं, कल हम लाल किताब पढ़ रहे हैं, लाल किताब के साथ न्यूमरोलॉजी शुरू कर दी, न्यूमरोलॉजी के साथ हमने वास्तु शुरू कर दिया, उसके साथ लाल किताब शुरू कर दी, उसके साथ केमिस्ट्री शुरू कर दी, एक कोर्स यहाँ से कर रहे हैं, एक कोर्स यहाँ से कर रहे हैं, लास्ट में बनेगा चूचू का मुरब्बा। फिर बैठ करके तीनों टीचर्स को गाली देंगे कि साहब हमने इतना पैसा लगाया, किसी टीचर ने हमें नहीं समझाया। भाई वन टाइम में वन फोकस, साथ में उससे मिलता जुलता अगर आप काम कर रहे हो समझ में आता है। अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो और साथ में लाल किताब आता है समझ में आता है, क्योंकि दोनों का आधारभूत एक ही चीज है। पर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो और लाल किताब सीख रहे हो, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं। वो टीचर न्यूमरोलॉजी के अपनी एक्सपर्टीज को दिखाएंगे, डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ समझाएंगे, आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, एंड लास्ट यू विल बी कंफ्यूज्ड। और उनका राहु, हमेशा ध्यान रखना, राहु गड़बड़ होगा। ऐसा व्यक्ति कौन करेगा जिसका राहु गड़बड़ होगा। वर्षफल में राहु, या तो वर्षफल में राहु खराब चल रहा होगा उस बंदे का, या उसकी कुंडली में राहु खराब होगा, वही ऐसी हरकत करेगा। मैंने जिन स्टूडेंट्स के राहु अच्छे देखे हैं ना, वो गुरु के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, गुरु का मान सम्मान बहुत करते हैं, रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, और जीवन में खूब अच्छा कमाते हैं, और खूब अच्छा जो चाहते हैं वो गेन कर लेते हैं, उस पद प्रतिष्ठा तक पहुंच जाते हैं। अगर भाई कुंडली में नहीं मिला तो राहु को ठीक करो, और राहु को ठीक करने का उपाय भी देखो। और कमाल की बात बताऊं, वैदिक ज्योतिष में भी राहु को ठीक करने का उपाय गुरु है, और लाल किताब में तो है ही गुरु। कि राहु को ठीक करना है तो दो तरीके बताए, या तो गुरु की पावर बढ़ा दो या बुद्ध की पावर बढ़ा दो। या तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर लो, या आध्यात्मिक शक्तियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि राहु की माया आपके ऊपर प्रभाव ना डाल सके, राहु आपको भ्रमित ना कर सके। गुरु का ज्ञान को आप पकड़ के बैठ जाओ, कहो भाई जो कुछ है वो गुरु का ज्ञान है, तो भी राहु से बच जाओगे। या बुद्ध यानी बुद्धि, लॉजिक, एनालिटिकल प्रोसेस, वो स्ट्रॉन्ग कर लो तो भी आप राहु के प्रभाव से बच जाओगे, नहीं तो राहु फंसाएगा, सिंपल सी बात है। और राहु जिसका बढ़िया होगा वो इस बात पे मंथन करता है कि सॉल्यूशन कैसे करो, वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता, वो सॉल्यूशन डिस्कस करता है। जिनका राहु मद्दा होगा वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, हमें ये नहीं आया, वो नहीं आया, समझ में नहीं आया, फलाना काला है, वो पीला है, वो नीला है, उसने ये गलती, उसकी ये गलती, टीचर में ही कमियां निकालता रहेगा, खुद में आत्म मंथन नहीं करेगा कि भाई तू तो देख, तेरा आत्म मंथन कर। आत्म मंथन, हमेशा लोग पूछते हैं कि राहु क्या करता है, मैं कहता हूं राहु आत्म मंथन करने की ईमानदारी देता है। और जिंदगी में जितने भी बड़े लोग, कामयाब लोग हुए हैं, वो ईमानदार आत्म मंथन करने वाले। देखो जूते खा के तो हर कोई आत्म मंथन कर लेता है, पर अच्छा राहु की क्या पहचान, बिना जूते खाए दूसरों से सबक लेकर के ही मंथन कर ले कि यार ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, उसके बीच में एक लकीर खींच दे, वो अच्छे राहु की निशानी होती है कि यार हमने ऐसा सब नहीं करना। अभी दंगे हुए गुड़गांव में, सबक लेगा कि यार पत्थर चलाने से यार जिंदगी खराब हो जाती है, कोई फायदा नहीं है, या तो पुलिस मारेगी या जेल में जाएंगे। अब वो खुद कहीं नहीं था, पर उसने खबर सुनी और सुन करके ही आत्ममंथन कर लिया, भाई मुझे नहीं करना, लकीर खींच ली। कोई पार्टी आओ, कोई पार्टी जाओ, कोई मुझे नारे से मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपना एक अलग ही किनारा करके चलेगा इंसान, और सारा फोकस वो उन बातों पे लगाएगा जो चीजें वो अचीव करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, अच्छे राहु की क्या पहचान, जो अचीव करना चाहेगा उसी पर फोकस करेगा। और जिंदगी में जिसका तुम ध्यान करोगे, जिसका मेडिटेशन करोगे, वही चीज जिंदगी तुम्हारे जीवन में बढ़ेगी। अगर तुम ध्यान का ध्यान करोगे धन बढ़ेगा, सेहत का ध्यान करोगे तो ध्यान सेहत बढ़ेगी, अध्यात्म का ध्यान करोगे अध्यात्म बढ़ेगा।
जो चीज पे इन्वेस्ट करोगे वही चीज बढ़ेगा। मैं अगर शिक्षा पर इन्वेस्ट करता हूं, मैं पढ़ाने पे इन्वेस्ट करता हूं, तो हर कोर्स के अंदर मेरा एक निखार अलग ही मिलता है, मुझे एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। जबकि मुझे हर कोर्स के बाद ये लगता है वाह भाई मैंने बड़ा अच्छा कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा लिख रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा हो रही होती है, मुझे लगता है चलो यार मेरा काम। पर जब मैं अगली बार पढ़ाने बैठता हूं तो लगता है यार अब की बार तो कुछ ज्यादा बेटर कर दिया है मैंने। क्यों किया है? क्योंकि मैं उसी चीज, उसी नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लगातार नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो पुराना स्टूडेंट कहता है गुरुजी इस बार कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा है। मेरे पुराने स्टूडेंट बार बार कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे मैं अब समझ आया, वो कहते हैं गुरुजी आपका अगला कोर्स और भी बेटर होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है, कुछ नया जरूर सीखेंगे। और शायद वो इसीलिए मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता हूं, क्योंकि मैं उस नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आप भी जिंदगी में जिस चीज पे इन्वेस्ट करोगे वही चीज बात बनेगी। मेरा राहु बहुत अच्छा है, ये मैं बता दूं बाय योर नॉलेज। तो मैं क्यों ये बात को, सूत्र को समझाऊं, इस सूत्र को। अब राहु अच्छा होगा तो डेफिनेटली गुरु अगर थोड़ा बहुत कमजोर भी होगा ना, वो उसकी कमी को पूरा कर देगा। राहु गड़बड़ा गया, अब गुरु अच्छा भी होगा तो राहु की माया आपको बार बार पथ भ्रष्ट करेगी। राहु का मेन मकसद है गुरु के ऊपर उंगली उठाना, गुरु की बातों के खिलाफत करना, अपना लॉजिक लगाना आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि गुरु धर्म है और राहु धर्म के खिलाफ, इसीलिए तो उसे विदेशी ग्रह कहते हैं, विधर्मी ग्रह। अलग धर्म का, अलग मत का, अलग संस्कृति का जो विदेशी है, जो हमारी संस्कृति का नहीं है, वही राहु है। समझ गए बात को? तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाँ धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हिमांशु जी, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिएगा। बोलिए हिमांशु जी, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। शालू बंसल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन थे। एक पूछे गुरुजी, आपने कहा था कि पहले के भाव में केतु और दूसरे लास्ट के दिनों में अगर बृहस्पति हो तो बृहस्पति मतलब मंदा हो जाता है, जाते हैं, मंदे हो जाते हैं। तो जी। अगर गुरुजी अगर 9वें भाव में अगर बृहस्पति होंगे तो भी क्या वो मंदे हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा ध्यान रखना, इसीलिए तो मैंने ये चीजें लिखवाई हैं। कई बार बृहस्पति ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि लाल किताब में मैंने आपको लिखवाया कि बृहस्पति चौथे भाव में उच्च का हो जाता है और 10वें में नीच का हो जाता है। अब आपको बहुत सारी कुंडलियां ऐसी मिल जाएंगी कि जिनका बृहस्पति चौथे में बैठा है, पर बृहस्पति वाले गुण नहीं आ रहे उस व्यक्ति में। वो नॉनवेज भी खा रहा है, वो ड्रिंक भी पी रहा है, उसके बाद आध्यात्मिक पावर भी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का चांसलर भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा धर्माधिकारी भी नहीं है, कोई उसने अच्छी बुक भी नहीं लिखी। तो उच्च का गुरु क्या कर रहा है? और लोग उसको गुरु भी नहीं मान रहे। एक चीज ध्यान रखना, बढ़िया गुरु को लोग गुरु मान जाएंगे और सच्चा गुरु मानेंगे। एक चीज, गुरु गुरु में अंतर है। एक प्रोपेगेंडा गुरु भी होता है, प्रोपेगेंडा गुरु अलग होते हैं। वो किसी दिन बाबा रेल के बाबा जेल में पहुंच जाते हैं, आज नहीं तो कल। एक होते हैं सच्चे गुरु। सच्चे गुरु को थोड़ा टाइम लगता है, पर वो जिंदगी में कामयाब खुद होते हैं और दूसरों को कर देते हैं, ये ध्यान रखना। और एक सेकंड गुरुजी को पूछी थी, अगर मान लो 9 में गुरु हो और 8 में अगर राहु हो तो क्या गुरु मंदे होंगे? वो आप देखिए आज के सूत्रों के अंदर बैठते हैं कि नहीं बैठते सेट। केतु कहाँ गया? अगर 8वें में राहु बैठेगा तो सेकंड में। सेकंड में अभी केतु क्या लिखवाया, केतु कहां से कहां तक हो तो गुरु कैसा होगा? मंदा हो जाते हैं। बस आगे समझ में। हाँ जी, हाँ थैंक यू सिंपल। गुरु। हाँ विशाल जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे बताया कि राहु अगर 3 और 6 में होगा तो फिर गुरु अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा दे सकता है, बशर्ते वो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाइड है, कि ऐसा ना हो किसी हाँ जी। उल्टे सीधे ग्रह के साथ बैठा हो। हाँ, गुरु वैसे प्योर है, मतलब गुरु में कोई और कोई रिजल्ट से खराब नहीं हो रहा। लेकिन राहु जैसे 3 या 6, राहु फॉर एग्जांपल 6 में है गुरु जी,
हाँ लेकिन साथ में राहु के साथ में सूर्य और मंगल, मतलब उसके दुश्मन, हाँ, राहु के दुश्मन फिर भी है। गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया विशाल जी। देखो, अच्छा। ये परम मित्र नहीं फंसने चाहिए उसके, हाँ ये हाँ सूर्य हाँ। नहीं फंसना चाहिए, मंगल नहीं फंसना चाहिए, ये नहीं फंसने चाहिए। राहु के साथ अच्छा। मंगल जब भी फंसेगा, जमीन का विवाद, मुकदमेबाजी, जब मकान को लेकर के दुख या मकान को लेकर कष्ट होगा, मकान खरीदते समय धोखा होगा, कोई कानूनी अड़चन आएगी, कोई दिक्कत आएगी। सूरज अगर गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं अपने बॉस के साथ अनबन होने का, पिता के साथ अनबन होने का, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में दिक्कत आने का चांसेस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, तो गुरु पूरे रिजल्ट नहीं देगा। ग्रहण लग गया ना सर। गुरु, हाँ हाँ ग्रहण तो लग ही गया, सूर्य ग्रहण लग गया साथ में। जी। गुरु जी एक चीज आपने और बताई कि मंगल नष्ट ना हो रहा हो, तो हाँ मंगल नष्ट का एक आपने जैसे बताया था कि मंगल किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो, तो मंगल तो सबसे बड़ा पाप ग्रह खुद ही है। देखो, मंगल नष्ट का मतलब होता है कि खत्म, खत्म का मतलब पावर, पावर कमजोर ना पड़ रही है। जैसे मंगल हाँ चौथे भाव में बैठ जाता है, चौथे भाव का हाँ मंगल हाँ नीच हाँ, का हो गया। वो तो सही है। भाई बाकी लोग अपने अब मुझे दिखाई नहीं देता किसका कौन बोल रहा है ये। शालू बंसल जी, म्यूट करो अपने आप को। अगर चौथे तो भाव में मतलब मंगल आ गया मंगल, तो नीच का हो जाएगा, हाँ तो जी। मंगल जी नष्ट जी हो गया, मंगल की जी जी ताकत खत्म हो गई। शालू बंसल जी, मैंने कहा जी म्यूट रखो आप, हैं? अच्छा। क्योंकि मेरे मुझे चश्मा उठा उठा के देखना पड़ता है, ब्लैक में से इतना वो मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जी। ठीक है विशाल जी। नहीं सर, मतलब जैसे आपने कहा कि मंगल किसी पाप ग्रह के साथ ना हो, तो हाँ मंगल तो स्वयं पाप ग्रह है ना। बेशक सब पाप ग्रह है, पर अगर मान लो राहु के साथ वो बैठ जाएगा, तो जी राहु के साथ फिर विन विन सिचुएशन में देखना पड़ेगा। अगर यही मान लीजिए, अगर ये राहु बैठ गया किसी क्या बताऊं 10वें भाव में बैठ जाए, जी। 10वें भाव में मंगल के साथ बैठ गया, तो यहां तो जी। मंगल लड़ाई लड़ लेगा राहु के साथ। अच्छा। अगर अगर यही मंगल राहु के साथ 9वें घर में बैठ गया, अच्छा। तो मंगल कैसे लड़ाई लड़ पाएगा, यहाँ नहीं लड़ पाएगा। 10वें भाव में तो मंगल उच्च का हो जाएगा, तो थोड़ी फाइट कर ले। तीसरे भाव में राहु मंगल एक साथ हो गए, तो मंगल फाइट कर लेगा राहु के साथ। और अगर छठे भाव में मंगल राहु एक साथ आ गए तो भी फाइट कर लेगा, पर किसी और भाव में आ गए तो मंगल बेचारा फंस जाएगा। राहु की टेंडेंसी को समझो, जो ग्रह उसके साथ बैठेगा, राहु उसकी एनर्जी को शक कर लेता है, खींच लेता है, उसकी ताकत। आपको ये इसके लिए बाली का उदाहरण याद रखना पड़ेगा। बाली के सामने जो भी लड़ने आता था उसकी आधी एनर्जी खींच लेता था, तो वैसे ही वो बेचारा ताकत में कमजोर, अब कितना भी बड़ा बलशाली आ जाओ वो खींच लेता था। तो इसके 2-3 कंडीशन है जहां पर ये मंगल को से पार नहीं पा सकता, अन्यथा तो ये हर ग्रह को दबोच के बैठ जाता है। कोई ग्रह आ जाओ, उसकी सारी मल्टीपल एनर्जी ग्रह खींच भी आ लेता है। जाए, और हैं, मल्टीपल ग्रह भी आ जाए तो भी सबकी एनर्जी कोई खींच भी, लेगा। चाहे राहु शुक्र एक साथ आ जाओ, शुक्र मदद करता है राहु की, तो शुक्र राहु एक साथ आ जाओ, शुक्र को बिगाड़ के रख देगा बिल्कुल, है ना। तो वो फिर कहते हैं ना, झूठी मोहब्बत पे वो मारा मारा फिरता है, तो इश्कबाजियों में चक्कर में अपने जीवन बर्बाद कर देता है। तो कई कुछ चीजें हैं। हाँ हिमांशु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा एक प्रश्न था कि अगर गुरु 11वें भाव में हो पर फिर भी बंदा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? हिमांशु जी, आध्यात्मिक होना, रिचुअलिस्टिक होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार बहुत सारे लोग इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं। वो रिचुअलिस्टिक होने को स्पिरिचुअलिज्म समझ लेते हैं, एक होता है रिलीजियस। रिलीजियस होना अलग चीज है, रिचुअलिस्टिक होना अलग चीज है, स्पिरिचुअल होना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। स्पिरिचुअलिटी के भाव ही अलग हैं। अब हमें समझना है कि वो क्या मान रहा है, स्पिरिचुअलिटी किसे मान रहा है वो। अगर वो माला जप रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, देव पूजन कर रहा है,
सुबह शाम किसी इष्ट की पूजा कर रहा है तो वो स्पिरिचुअलिटी की श्रेणी में पूरी तरह से नहीं आता है। फिर आध्यात्मिक, अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, आत्म तत्व को पहचानने वाला व्यक्ति। और आत्म तत्व को पहचानने वाले व्यक्ति को माला से, तिलक से, छापे से कोई लेना देना नहीं होता, वो इन सब चीजों से ऊपर हो जाता है। दैट्स स्पिरिचुअलिज्म, जो हर इंसान के अंदर मानवता का भाव रखता है, हर इंसान के अंदर एक आत्मा का भाव रखता है। स्त्री हो या पुरुष हो, वो स्त्री को भी एक आत्मा की निगाह से देखता है, पुरुष को भी एक निगाह, आत्मा की निगाह से देख, तो उसका ना सोचने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हो सकता है वो आदमी दिन में क्या 6 महीने में भी मंदिर ना जाए, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ मेरे अंदर ही है। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो बिल्कुल अध्यात्म की यात्रा बिल्कुल अलग है। एक आदमी है अपने इष्ट देव का पूजन करता है, गलत इसमें कोई भी नहीं है, आध्यात्मिक भी बहुत अच्छा है और रिचुअलिस्टिक वाला भी बहुत बढ़िया है। और वो सुबह उठता है, माला जपता है, तिलक लगाता है, छापा लगाता है, मंदिर जाता है, दैट्स अ रिचुअल्स। हमारे कर्म कांड करवाता है, गंगा जी जाता है, हरिद्वार में जाता है, वहां पे कर्म कांड करते, रिचुअल्स। रिलीजियस अपने धर्म को फॉलो करने वाले, यार हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, जैसे अगर मैंने ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो नॉनवेज अगर मैं नहीं खाता तो इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है बहादुरी। भाई मैं ऐसे परिवार में पैदा हो गया हूं जिस परिवार में नहीं खाया जाता। अब आप कहेंगे जी हमारे बहुत ब्राह्मण देखे हैं जो नॉनवेज बड़े आराम से खा रहे होते हैं, बिल्कुल खा रहे होते हैं। आप कहिए वो लोग रिलीजियस नहीं है। मैं रिलीजियस हूं क्योंकि जो हमारे रिलीजन में लिखा है कि एक ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं उस चीज को फॉलो करने का पूरा प्रयास करता हूं जितना निभ जाए, तो मैं रिलीजियस कहलाऊंगा। पर अगर मैं आत्मा की बात करूंगा, हमारे अंदर के शरीर के तंत्रों की बात करूंगा, अगर मैं पंच तत्वों की बात करूंगा, अगर मैं जीवन और मृत्यु की बात को करूंगा, अगर मैं हायर लेवल ऑफ फिलॉसफी की बात करूंगा, तो मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं, वो एक स्पिरिचुअलिटी है। तो ये जो लाल किताब जिस अध्यात्म की बात को कह रही है वो बिल्कुल डिफरेंट कह रही है। वो उसको कह रही है जो व्यक्ति आत्मा का अध्ययन कर रहा है, जो आदमी गीता के तत्व को पहचानने की कोशिश कर रहा है, जो गीता के सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहा है, जो आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, बजाय रिचुअलिस्टिक होने के, बजाय मंदिर जाने के, वो ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो सच्चाई में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो है अध्यात्म। तो ये वो अध्यात्म, समझ गए बात। और आगे आगे कोर्स चलेगा तो और भी क्लियर होगा। हाँ सुनीता शर्मा जी, म्यूट है, म्यूट, आप म्यूट है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। और मेरा क्वेश्चन है पिछले क्लास से है कि अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाए, चाहे शनि हो या मंगल, तो उससे संबंधित भगवान की पूजा करेंगे कि नहीं? क्या क्या दोबारा रिपीट करना, मेरा ध्यान नहीं था। पूछ रही हूँ कि अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, मंगल हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, तो उससे संबंधित जो भगवान होते हैं, जैसे शनि भगवान, ये आगे हनुमान आएगा जी, तो उनकी सुनीता पूजा जी, आगे करें? का ये आगे का प्रश्न है। अब ये ना मंगल शनि अच्छा पे नहीं आए। अच्छा। आप तो दूसरी क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि चौथा भाव में शुभ ग्रह बैठे तो आप नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, तिजोरी रखने के लिए, तो बिल्कुल। ये शुक्र भी शुभ ग्रह है, लेकिन हाँ फिर आप बोल शुभ, रहे हैं कि शुक्र अशुभ उसमें हो जाएगा नहीं अगर नहीं बाई मैंने चांस नहीं कहा किसी का। शुभ हो जाएगा। वो देखो उसका नेचर शुभ है, शुक्र का अच्छा नेचर शुभ है, पर उसकी कुछ जी। गुण हैं, उसके कुछ स्वभाव हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। चंद्रमा के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है। अब शुक्र जी के और चंद्रमा के कुछ कुछ स्वभाव मिलते हैं। शुक्र में भी जी चंचलता है तो चंद्रमा में भी चंचलता है। शुक्र चौथे भाव में बैठेगा तो 2 रिलेशन या 2 शादी करवा सकता है, 2 संबंध करा सकता है। बाकी तो चौथे का शुक्र बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास नहीं है। तो शुक्र अगर बैठे तो फिर वो तिजोरी रख सकता है वो इंसान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका नेचर शुभ है, वो पाप ग्रहों में नहीं गिना अच्छा जाता जो है शुक्र। अच्छा। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप मंगल राहु के बता रहे थे, तो अगर मंगल के साथ केतु अगर कहीं बैठे तो फिर वो क्या प्रभाव देगा कहीं?
वो भी वही अंगारक दोष वाला देगा। जैसे आप बोले लड़ाई कि झगड़ा, अब अष्टम लड़ाई झगड़ा वो आएगा भी, मंगल की आएगी ना जब अपन डिटेल में बात करेंगे। मुकदमाबाजी, लड़ाई झगड़ा, तनाव सब मंगल और केतु भी तो करते हैं। अगर मंगल अष्टम भाव में मंगल केतु के साथ है तो मंगल का तो घर है वो। नीता जी, आज मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया है आज के बाद ये नहीं सोचना कि अगर ये इस भाव में बैठा होगा तो यही परिणाम मिलेगा, और नहीं तो आप अपनी ही कुंडली पर अटक के रह जाओगे, दूसरों की कुंडली नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैंने तो इतने सारे सूत्र लिखाए हैं कि ऐसा नहीं होता। आज ही एग्जाम्पल दिया है कि बाबा रामदेव का, और मैं एक मेरा खुद का कजन है जिसका गुरु 12वें में बैठा है और गुरु बाबा रामदेव का भी 12वें में बैठा है, तो दोनों के गुरु 12वें में बैठे हैं। आप बताओ, अगर मैं आपको ऐसे सिखा दूं कि गुरु 12वें में बैठा होगा तो ये होगा, तो आप कोर्स के बाद कहोगे साहब हम तो फंस गए। नहीं गुरुजी, एक फिर अगर मान लीजिए गुरु खराब हो तो फिर उसका कुछ उपाय भी तो होता होगा। हाँ हाँ, वो अपन करेंगे चर्चा, वो अच्छा, वैलिड उपाय बात। बताएंगे। मैं तो जी। खुद कह रहा हूं, किसी का गुरु कैसा भी बैठा है जी। आपको घबराना नहीं है, बल्कि हमें समझना है इस कोर्स के माध्यम से कि उसको ठीक कैसे करना है। गुरु कैसे ठीक होते हैं, और जी। गुरु अक्सर ठीक ही होता है, सिर्फ हम ही गुरु के खिलाफ होते हैं। ये ध्यान रखना, गुरु ठीक ही होता है, गुरु के हम ही खिलाफ हो जाते हैं, बस और कोई बात। थैंक यू। बड़ा अच्छा सूत्र एक लिखा है, वैदिक ज्योतिष का सूत्र है कि गुरु तो छोटे थोड़े से मिष्ठान से ही खुश हो जाता है, थोड़े से मिष्ठान से ही खुश हो जाता है। गुरु को सम्मान दे दो, गुरु खुश हो जाता है। गुरु को थोड़ा सा मीठा दे दो, गुरु खुश हो जाता है। तो गुरु को ठीक करना, ये वैदिक ज्योतिष में लिखा है, सबसे आसान कार्य है, और लोगों से यही नहीं होता। बस अक्सर मैं कुछ हमारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने किसी अच्छे गुरु से पढ़ाई की थी। जब वो कभी यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेते। मैं कहता हूं वो धीरे धीरे अपने गुरु को खुद ही खराब करते रहते हैं। सबसे आगे रखिए गुरु, पीछे मत रखिए, है ना। जब आपको गुरु केतु का संबंध समझाऊंगा, क्योंकि केतु जो है शिष्य है गुरु का, तो आपको कंसेप्ट समझ में आए। हाँ आस्था जी। सर, ये जो आपने सूत्र लिखाए हैं तो एक ही कुंडली में इन सूत्रों में से 2 या 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं, राइट? हाँ लग सकते। ओके ओके। क्योंकि जैसा आपने कहा कि शनि और गुरु अगर साथ में बैठ जाएं 5वें घर में या किसी और घर में तो शनि को पावर मिलता है, लेकिन उसी किसी जगह भी पे भाव अगर में बैठ जाएं आस्था जी, हाँ किसी भी भाव में बैठ जाएं तो शनि को पावर मिलेगा। और उसी समय अगर राहु 3rd या 6th अच्छा, में आप हो वो वाली बात तो करो, समझ गया समझ गया, सॉरी सॉरी, मैं जी दूसरा समझ गया। वो आज क्वेश्चन दूसरा भी उठा रखा था ना उसका। हाँ, आप कह रहे 1 से 5 तक में और 12 में हाँ अगर जी। गुरु बैठा होगा तो वो सूरज को भी मदद पहुंचाएगा, शनि को भी पहुंचाएगा। और नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जब शनि और गुरु साथ में बैठे हों किसी भी घर में तो उस समय हम आपने कहा कि वो शनि को मदद पहुंचाएगा, मतलब शनि शुभ शनि हो को जाए, प्रॉफिट शनि होगा। शुभ हो जाए। राइट, लेकिन उसी समय अगर हमारा राहु 3rd या 6th में बैठा हो तो गुरु भी शुभ हो जाएंगे। तो और भी अच्छा नहीं, गुरु शुभ नहीं होंगे यहाँ, गुरु को गुरु पावर अशुभ। मिलेगी। समझो बात, पूरी पावर से काम नहीं कर पाएगा ना। जी, लेकिन हाँ, उसी फिर भी समय अगर राहु के मंगल अच्छे बद हो। होने से, ये बात ठीक कह रहे हो, राहु के अच्छे होने से उस व्यक्ति को मदद जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन उसी समय अगर मंगल बद हो गया तो। हाँ, तो मंगल बद क्या करता है? मंगल का बद क्या करता है? देखो गुरु कौन है? गुरु है एक सलाहकार, जी निस्वार्थ भाव से सलाह देने वाला। मंगल बद क्या करता है? मंगल बद क्या करता है कि गुस्से में आकर के उसकी खिलाफत कर जाता है, बड़े बुजुर्गों की खिलाफत कर जाता है। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु को सामने कह देगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पर आगे गया गुस्से में आया और झगड़ा कर।
गुरु कहेगा अरे बेवकूफ, मैंने तुझे मना किया था, तुझे झगड़ा नहीं करना। गुरुदेव गलती हो गई, गुस्से से रहा ही नहीं गया, मैं तो बस हो गया। उस व्यक्ति में ज्ञान है, वो रियलाइज करेगा, गुरु को रेस्पेक्ट देगा और गुरु के सामने हाँ भी कर लेगा कि साहब मैं नहीं झगड़ा करूंगा, पर झगड़ पड़ेगा। फिर कहेगा जी रुका ही नहीं जाता मुझसे, तो ये समस्या होती है। तो गुरु का पूरा इम्पैक्ट नहीं आया। जैसे किसी का मंगल बद हो, मंगल बद वाले लोग अक्सर घर में झगड़ा सबसे ज्यादा करते हैं। अब मान लो उनका गुरु ठीक ठाक भी बैठा हुआ है, तो उनके क्या लक्षण होंगे? जब बाहर बहुत अच्छे से बात करेंगे, वेरी हाईली इंटेलिजेंट, कमाने खाने में सब निपुण, हर आदमी उनकी तारीफ करेगा। इसका मतलब कुछ अच्छे गुण ले रखे हैं ना, जब तो लोग तारीफ कर रहे हैं। सारे ही थोड़ी ना खराब है। पर जब उसको गुस्सा आएगा ना, फिर वो ना बीवी को देखेगा ना बच्चे को देखेगा, फिर वो कहेगा आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, मेरे घर में रहना है तो जो मैं कहूंगा वो कर। अब फंस गए। अब इससे होगा क्या? सामने वाला डर तो जाएगा, पर मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। अब अंदर खाते से क्या हो रहा है? अंदर खाते से एक खिचड़ी अलग पक रही है दूसरों के मन में कि यार ये बंदे के साथ गलत फंस गए। समझ रहे हो बात? तो गुरु का आशीर्वाद नहीं पहुंचा ना। गुरु का आशीर्वाद अच्छे गृहस्थ जीवन का था, वो आशीर्वाद रुक गया मंगल बद से। ये समझ, मंगल बद वालों का मैरिज लाइफ पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांस बन जा। हाँ प्रिया जी। अरे 9 बज गए, इतना तो सोचा भी नहीं था सर कि जल्दी आज कर पाऊंगा। सर हाँ जल्दी से पूछ लेती हूँ सर। अगर केतु भी फर्स्ट से पहले से छठे घर में और जुपिटर भी पहले से छठे घर में, सर थोड़ी कंफ्यूजन है, उसमें क्या होगा? देखिए, जो नियम है, अगर के गुरु आगे होता तो उसके लिए था ये। उसको फिर दूसरे एंगल से देखो, फिर केतु भूल जाओ, फिर और गुरु को अलग ढंग से देखो, ठीक है ना। चलिए राधिका बच गई। यहाँ राधिका। सर अगर बृहस्पति के साथ सूरज भी और बुध भी हो तो एक फ्रेंड है और एक हाँ, एनिमी। ये गड़बड़ कर देता है, ये गड़बड़ कर देता है। सूरज भी हो, बुध भी हो, गुरु भी हो। इसमें सूरज तो फायदा उठा जाता है राधिका, पर बुध क्या काम करता है? बुध जो है ना, गुरु का रास्ता रोकता है। वो इसमें ना सबसे ज्यादा मौज में सूरज हो जाता है। सूरज को बुध भी मदद देता है और सूरज को गुरु भी मदद देता है। और बुध जो है गुरु का रास्ता रोकता है। यानी कि गुरु का रास्ता रोकने का मतलब ये है कि अगर लड़की की कुंडली में है तो उसकी शादी के अंदर अड़चन अड़ाएगा। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, तो बैंक बैलेंस में सेंधमारी करेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, गुरु के रिजल्ट्स को रोकता है। हाँ वेदव्रत त्रिपाठी जी। सर अगर बॉय की कुंडली में हो तो? पैसा, मैंने कहा खजाने, खजाने के अंदर बैंक बैलेंस। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ त्रिपाठी जी। जी 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 सर, गुरु 9th हाउस में है जी और 2, 5, 9, 11, 12 में इसका कोई एनिमी नहीं है। पर बहुत बढ़िया। 7th हाउस में गुरु मतलब ये सूर्य मंगल केतु हैं। जी तो हाँ, तो कितना आपने ऐसे समझना है। देखो, नवम भाव में अगर गुरु बैठा है और 2, 5, 9, जी 11, 12 में कोई पाप ग्रह मतलब उसका शत्रु ग्रह नहीं बैठा है, तो जी जी समझना है कि इसने 100% परिणाम देना था। अब समझिए बात को। जी पर यहाँ पर जी दूसरा नियम क्या लग गया कि यहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ आ गए तो ग्रहण लग गया। जी अब ग्रहण लगने जी से उसके 100% वो परिणाम नहीं देगा, बल्कि उसके परिणाम में कमी आ जाएगी। पॉइंट जी समझे? यस सर। ये है। जी कितनी कमी आ जाएगी सर इसमें? हैं? बाद में पता लगेगा कितनी कमी आएगी सर इसमें। कम से कम 25 से कम 30% कमी आ जाती 25, 30 जी जी ठीक। है। हाँ ममता तिवारी जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैं ये पूछ रही थी यदि 12वें भाव में गुरु चंद्र केतु तीनों एक हाँ साथ हो तो गड़बड़ होगी ना, तो पूछना ही नहीं चाहिए। राहु आ जाए, केतु आ जाए, लिखा है ना नियम। तो गुरु के प्रभाव में जी कमी पैदा कर देता है।
ठीक है। चलिए, आज मैं चैंपियन ऑफ द क्लास हूँ। काला चश्मा लगा करके क्लास पढ़ाइए। व्हाट्सएप पे लिखिए फटाफट क्लास का सेशन कैसा रहा। लंबी क्लास हो गई। मैं सोच के आया था मैं मुश्किल से 45 मिनट बैठूंगा, पर आप लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया मुझे। किसी ने आज लिखा लुखी नहीं करी, बीच में टोका टाकी ज्यादा नहीं करी। तो देखो, जिस दिन मैं खुश होता हूँ फिर मैं भी लंबा चल जाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा, बड़े अच्छे से सिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगली बार मैं गुरु जिनका कमजोर है या कोई भी कारण है तो अपन उनके उपायों पे भी चर्चा करेंगे। पूरे अब हफ्ते का जो है आपका ये होमवर्क है कि आप सब चेक करिएगा कि गुरु कैसा है कैसा नहीं है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम धन्यवाद गुरु जी।